26 नवंबर 2021 हिंदू का जो आर्टिकल है वो आज हम देखेंगे। और पहला आर्टिकल हमारा ये है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि सरकार ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए आय मापदंड पर फिर से विचार करने के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या सब है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के कोटे के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय के मापदंड पर फिर से विचार करेगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को इस बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 1 महीने का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। तब तक नीट का काउंसलिंग नहीं होगी। अगला आर्टिकल हमारा ये है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि पहले जो 8%, 15% और 12%, 30% वाला जो जीएसटी टैक्स चल रहा था उस स्ट्रक्चर को हटा के 5, 12 और 18% 3 स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम शुरू करने की बात की गई है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि ये आर्टिकल इसमें बात की गई है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी स्टडी का कहना है कि सरकार बिना राजस्व खोए दरों को युक्ति संगत बना सकती है। एक राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार सरकार 8%, 15%, उसका 30% के 3 दर ढांचे यानी 8, 15 और 30, 5, 12, 18 और 28% की 4 प्रमुख दरों के बदलाव करके राजस्व को खोए बिना जीएसटी दर संरचना को युक्ति संगत बना सकती है। यानी जो पहले चल रहा था कि 5%, 12%, 18% और 28%, उसको अब बंद करके 8, 15 और 30 ऐसा ढांचा बनाया जाए। वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित एक स्वायत्त थिंक टैंक NIPFP के निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी परिषद ने कर्नाटक के सीएम वसुवराव एस बोमई की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह को काम सौंपा है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अगला आर्टिकल ये हमारा है और इस आर्टिकल में बात की गई है प्रधानमंत्री जी ने गुरुवार को कहा कि आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश को आखिरकार वह मिल रहा है जिसका वह हकदार है। आजादी के बाद से इतने सालों तक यूपी गरीबी, जाति आधारित राजनीति, भ्रष्टाचार, खराब सड़कों, उद्योगों की अनुपस्थिति, गिरफ्तार विकास और अपराधियों और राजनेताओं के बीच गठजोड़ के लिए उपहास किया गया था। यूपी की जनता को आश्चर्य होगा कि क्या यूपी उनकी कभी भी सकारात्मक छवि हो सकती है, ऐसा मोदी जी ने कहा। ये नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के समय कहा गया था। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है, मनरेगा के लिए इस महीने की शुरुआत में अतिरिक्त 10,000 करोड़ आवंटन किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त मंत्रालय ने बजट आवंटन के अलावा इस महीने की शुरुआत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि प्रदान की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि संशोधित अनुमानित चरण पर मांग के आकलन के बाद
और आवंटन किया जा सकता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हस्तक्षेप करने और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों को रेखांकित किया। यहां तक कि गृह मंत्रालय को त्रिपुरा में मतदान केंद्र को सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां प्रदान करने का आदेश दिया। जहां मतदान हुआ, हिंसा और डराने धमकाने के आरोप के बीच नगर निगम चुनाव चल रहा है। फिर आगे बात की गई आर्टिकल में, अदालत ने पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव त्रिपुरा को स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने और केंद्रीय बलों की किसी और आवश्यकता के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करने का आदेश दिया। मतदान केंद्रों को व्यवधान और अव्यवस्था से बचाने के लिए केंद्रीय बलों की पर्याप्त ताकत द्वारा संचालित किया जाएगा। प्रत्येक 770 बूथों पर मतदान अधिकारियों को परेशानी की स्थिति में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान की मदद लेनी चाहिए। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं, जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले पेज का आर्टिकल हमारा हम देख चुके हैं। अब अगले पेज नंबर 2, पहला आर्टिकल हम देखते हैं। ये दिल्ली से संबंधित आर्टिकल ही होगी। पहला आर्टिकल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शहर की पुलिस को 2020 की उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित आपराधिक मामलों की नवीनतम स्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अगला आर्टिकल ये हमारा है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार को वित्त वर्ष 22-23 के लिए अपना बजट अनुमान पेश किया, जिसकी अनुमान आय 5,811.72 करोड़ है। नागरिक निकाय ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए संशोधित बजट अनुमान भी प्रस्तुत किया, जिसकी अनुमान आय 7,330.81 करोड़ थी। बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया था। हालांकि उत्तर निकाय आयुक्त संजय गोयल ने नागरिक निकाय के नेताओं से संपत्ति कर के 2% की वृद्धि और वाणिज्य और आवासीय क्षेत्र के लिए 15% छूट से घटाकर 10% करने पर विचार का अनुरोध किया। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल हमारा ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि पर्यावरणविद लेफ्टिनेंट कर्नल जो सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड है, एसएस ओबेरॉय ने तर्क दिया कि हरियाणा सरकार ने अलार्म की तस्वीर बनाने के लिए वन क्षेत्र की गणना में जानबूझकर गलती की और पंजाब भूमि संरक्षित अधिनियम 1900 में संशोधित को सही ठहराया। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार के दावों का विरोध किया कि कांत इनक्लेव और खोड़ी गांव मामले में उसके आदेश से राज्य के लगभग 40% हिस्सों को गिराने की आवश्यकता होगी। श्री ओबेरॉय ने इस महीने की शुरुआत में दायर अपने हलफनामे में कहा कि राज्य के 40% पीए की धारा के 3 के तहत कटाव की सुरक्षा और भूमिगत जल के संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया था। इसका मतलब यह नहीं कि यह एक वन क्षेत्र था। राज्य पर प्रमुख और जानबूझकर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि धारा 3 के तहत क्षेत्रों की पहचान मात्र से कोई विनियमन, प्रतिबंध या निषेध नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक सामान्य धारा 4 अधिसूचना किसी के तहत वनों के रूप में परिवर्तित क्षेत्रों और विभाग को नहीं थी। अपने अभिलेखों में इन क्षेत्रों को वनों के रूप में कभी नहीं पहचाना। चलिए आगे हम देखते हैं पेज नंबर 3 से। एक छोटा सा आर्टिकल पेज नंबर 2 पे और है, ये आर्टिकल छोटा सा।
एनजीओ प्रजा फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ ऑर्डर इन दिल्ली शीर्षक से कहा कि 2020 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 58% मामलों और बच्चों के खिलाफ अपराधों के 56% मामलों की जांच अधूरी थी। प्रभावी पुलिसिंग और जांच के लिए पुलिस बल में मानव संसाधन बढ़ाने की सख्त जरूरत है। प्रजा फाउंडेशन के ट्रस्टी निताई मेहता ने कहा कि बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए हितधारक दृष्टिकोण अपनाने जैसे सुधार दिल्ली वासियों की सुरक्षा बढ़ाने की में मदद कर सकता है। फिर आगे आर्टिकल में बात की गई है कि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय विश्ववाल ने कहा कि पिछले साल लंबित 56% मामलों में से अधिकांश को चार्जशीट कर अदालत में हस्तांतरित कर दिया गया। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। पेज नंबर 2 से एक छोटा सा आर्टिकल मेट्रो से रिलेटेड है। चलिए आगे हम देखते हैं पेज नंबर 3। अगला आर्टिकल ये हमारा है और फिर से वेरी पुअर कंडीशन में एयर की क्वालिटी पहुंच गई है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 5,000 रुपए वित्तीय सहायता करेंगे, इसकी घोषणा की गई। चलिए इस आर्टिकल में देख लेते हैं क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दिल्ली सरकार ने गुरुवार को शहर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने सरकार को प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया। केजरीवाल जी ने कहा कि उन्होंने सभी निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए देने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए हम अगला आर्टिकल देखते हैं, क्लीनिंग यमुना टॉप प्रायोरिटी के ऊपर। अगला आर्टिकल हमारा ये है, यमुना की सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता, ऐसा सीएम ने कहा। और इस आर्टिकल में क्या सब है वो पहले देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुरुवार को यमुना सफाई प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी देते हुए नदी की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ नदी की सफाई के लिए दिल्ली सरकार की परियोजना में तेजी लाएगा और किसी भी प्रशासनिक बाधा को दूर करेगा। कुछ ही दिनों पहले केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि 2025 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त दिल्ली जल बोर्ड औद्योगिक कचरे को यमुना में गिरने से रोकने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के संचालन और रखरखाव को अपने हाथ में लेगा। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं।